अस्सलाम वालेकुम। तो जो हमारा आज का टॉपिक है ना वो मसल्स के ऊपर, ठीक है। तो हमने किसको पढ़ना है? मसल्स को पढ़ना है। अब जो मसल्स होते हैं उनकी स्टडी को कहा क्या जाता है? देखो पहले तो जो मसल्स वर्ड है ना वो किससे मायो से, मतलब जैसे इसकी मैं एग्जांपल भी दूँ तो जैसे हमारे पास यूट्रस होती है तो उसकी जो सेकंड लेयर होती है उसको भी क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। मायो से क्या मुराद होता है? मसल। हर जगह जहाँ भी मायो का वर्ड आ जाए ना उससे मुराद होता है मसल्स, ठीक है। तो अब जब मसल्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जो मसल्स की स्टडी करेंगे उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मायोलॉजी, ठीक है। हर जगह जहाँ भी मसल्स आ जाए वहाँ पे क्या वर्ड आता है? मायो, ठीक है। अब उसके अलावा बात कर लेते हैं कि जो मसल्स हैं वो किस लेयर से हैं। तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि हमारे पास असल में जो एक फिटनेस होता है ना उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है एक्टोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म के अलावा एक होती है मेसोडर्म, और मेसोडर्म के अलावा और कौन सी होती है? एंडोडर्म। ये 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। और जो एंडोडर्म है, देखो मैं अगर इसे बना के दिखाऊं तो मैं ये कहूंगी ये एक्टोडर्म है, ठीक है। और ये जो सारी है ये कौन सी है? ये है मेसोडर्म। और ये दरमियान में कौन सी है? एंडोडर्म। अब अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देखें तो हमारी बॉडी के अंदर एक पूरी जो है ना कैविटी सी एक जो है वो लाइनिंग से एक पाइप सा घूम रहा है, ठीक है। और वो जो पाइप है वो कौन सा पाइप है? वो गट है, ठीक है। हमारी गट या एलिमेंट्री कैनाल वो घूम रही है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? वो एंडोडर्म से बन रही है क्योंकि ये सबसे अंदर वाली है। तो सबसे अंदर वाली जो वो बॉडी की कौन सी जो गट बना रही है वो मतलब एलिमेंट्री कैनाल को, कौन से कैनाल को बना रही है? एलिमेंट्री कैनाल को बना रही है। अगर एक्टोडर्म की बात करें तो वो सबसे आउटर वाली साइड पे है। तो ये क्या बना रही होती है? नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आते हैं? रिसेप्टर्स आ जाते हैं, नर्व्स आ जाती हैं। तो वो कहाँ पे होते हैं? हमारी बॉडी के मतलब स्किन के अंदर सुपरफिशियली मौजूद होते हैं। मेसोडर्म की बात कर लेते हैं तो बाकी सारे जितने भी हमारे पास बॉडी के ऑर्गन्स होंगे, सिस्टम्स होंगे, वो सारे कौन बनाएगा? मेसोडर्म बनाएगा। इसी तरह तो जो हमारे मसल्स होते हैं ना उनको भी कौन बनाना होता है? उनको भी मेसोडर्म बना रहे होते हैं। वो भी सारे किससे ओरिजिनेट हो रहे होते हैं? मेसोडर्म से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि मसल्स मौजूद किसके अंदर होता है। तो मसल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर, मतलब एनिमल्स के अलावा और किसी के अंदर नहीं। फिर हम यहाँ पे आगे कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, ठीक है, और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो किस तरह के जो एनिमल्स हैं, मतलब जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, कि उनके अंदर भी मसल्स मौजूद होते हैं। तो अगर हम इस पर थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता लगता है कि जो मसल्स हैं वो असल में किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के। और जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? टिश्यूज के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा सेल्स मिलेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा? जो टिश्यूज है ना वो बनेंगे, और जब टिश्यूज बनेंगे तो फिर वो किस में आएंगे? फिर वो किसी जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर आएंगे। लेकिन जो यूनिसेलुलर होता है उसके अंदर तो मौजूद ही एक सेल है। जब एक सेल होगा तो फिर उसके अंदर मसल्स हैं वो नहीं आ सकेंगे। जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, और जो टिश्यू है उसके अंदर भी सारा सेल है तो वो उसके अंदर आ सकता है। लेकिन जो एक यूनिसेलुलर है चूंकि वो है ही एक सेल तो उसके अंदर टिश्यू मतलब सारा सेल वाली चीज़ आएगी तो फिर हम उसे यूनिसेलुलर कहेंगे ही नहीं, ठीक है। मसल्स के कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि मसल्स के अंदर क्या क्या खूबियाँ हो सकती हैं, मसल्स क्या क्या काम जो है वो परफॉर्म कर सकते होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो पहला काम आ जाता है ना वो हमारे पास होता है एक्साइटेबिलिटी। मसल्स की एक खसूसियत होती है कि वो एक्साइटेबल होते हैं। मतलब एक्साइटेबल होने से ये मुराद है कि जैसे ही इसके अंदर कोई नर्व आएगी, कोई भी जो है ना न्यूरॉन का इम्पल्स आएगी तो उसकी वजह से क्या करते हैं? एक्साइट करते हैं। एक्साइट करने से ये मुराद है कि वो कंट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसका रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ को हम क्या करते हैं कि एक्साइटेबल है, मतलब ऐसे टिश्यूज हैं कि ये मतलब किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्साइट करते हैं, ठीक है। उसको किसी ना किसी तरह से रिस्पॉन्ड करना है। कंट्रैक्टिबिलिटी से ये मुराद है कि ये कंट्रैक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या करते हैं? मतलब रिस्पॉन्स किस तरह से दे रहे होते हैं? कंट्रैक्ट करके रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि इनके अंदर और भी जो खसूसियत है वो है एक्सटेंसिबिलिटी की। एक्सटेंसिबिलिटी से ये मुराद है कि ये रिलैक्स कर सकते हैं, एक्सटेंड हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो एक्सटेंड होना है ना वो इसका जो रिस्पॉन्स है वो नहीं है, क्योंकि जो एक्सटेंड होना है ना उसके लिए उसे किसी भी इम्पल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट करना है उसके लिए उसके पास क्या आ रही होती है? इम्पल्स आ रही होती है, ठीक है। तो ये एक्सटेंड भी कर सकते होते हैं। मतलब इनके अंदर जो है ना हम ये भी कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी है, ठीक है। अब जो इलास्टिसिटी है उससे क्या मुराद है कि देखो जो एक्सटेंड तो करेंगे, एक्सटेंड करके दोबारा अपनी जगह पे वापस भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ को हम क्या करते हैं? ये इलास्टिसिटी। अब इसके अलावा मसल्स की टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। टाइप्स जो है वो 3 होती है मसल्स की, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं, इसके अलावा कौन से होते हैं? कार्डियक मसल्स होते हैं, और कार्डियक मसल्स के अलावा और कौन से होते हैं? स्केलेटल मसल्स। ये 3 तरह के हमारे पास मसल्स होते हैं बॉडी के अंदर। अब ये जो सारे के सारे मसल्स हैं किसके अंदर होंगे? एनिमल्स के अंदर। मैंने पहले बताया मसल्स किसके अंदर है? एनिमल्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब जो मसल्स हैं स्मूथ मसल्स हैं वो किसके अंदर होते हैं? मतलब किस तरह के एनिमल्स के अंदर? तो ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी होते हैं, ठीक है। और जो वर्टिब्रेट्स है ना उसके अंदर भी मौजूद होते हैं, मतलब उनके अंदर भी जिनके पास बैकबोन मौजूद है, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, उनके पास भी होते हैं। और जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है उनके पास भी होते हैं। मतलब सारी बात है ना, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए हुए, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो खसूसियात हैं वो मौजूद नहीं है। तो उनके अंदर जो मसल्स होंगे वो कौन से होंगे? वो स्मूथ मसल्स होंगे। अब देखो अगर ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर है ना तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबसे पुराने मसल्स हैं। वैसे ये जो होते हैं ये भी वर्टिब्रेट्स के अंदर है, ये इनवर्टिब्रेट्स में नहीं है, ये भी वर्टिब्रेट्स के अंदर है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं है। तो अगर ये सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर है तो इसका मतलब कि ये सबसे पुराने मसल्स है। उसके बाद आने वाले मसल्स कौन से थे? कार्डियक मसल्स। और उसके बाद भी आने वाले कौन से मसल्स है? स्केलेटल मसल्स है। अब ये जो वर्टिब्रेट्स के अंदर है हम कहते हैं कि
है। अच्छा, अगर वर्टिब्रेट्स के अंदर कार्डियक मसल्स मौजूद है, तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर मतलब कार्डियक मसल्स नहीं होंगे, तो हम ये कहेंगे कि फिर उनके अंदर तो दिल ही नहीं हुआ। लेकिन असल में जो इनवर्टिब्रेट्स का हार्ट होता है वो कैसा होता है, इनवर्टिब्रेट्स का हार्ट जो होता है ना, विसल की तरह होता है, ब्लड विसल की तरह होता है, ठीक है। और जो ब्लड विसल है, मतलब असल में ये ब्लड विसल की मॉडिफाइड फॉर्म होती है। जैसे अब हम फिश की बात कर रहे होते हैं, वैसे वो वर्टिब्रेट्स में आ जाती है, ठीक है। अगर कोई हम ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म की बात करें जो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आता हो, तो उसके अंदर सिर्फ मॉडिफाइड ब्लड वेसल की फॉर्म में जो है ना हार्ट मौजूद होता है, कोई मतलब प्रॉपर हार्ट नहीं होता। और जो ऐसा हार्ट हो ना जो बस ब्लड वेसल की सूरत में हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एटिपिकल हार्ट, ठीक है। और जो हमारा हार्ट होता है जिसके अंदर कार्डियक मसल्स मौजूद होते हैं, जो प्रॉपर एक हार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टिपिकल हार्ट, ठीक है। इसी तरह अगर स्केलेटल मसल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा मॉडर्न किस्म के मसल्स हैं। तो मतलब ये सबसे ज्यादा जो इवॉल्व हुई चीजें हैं, जो सबसे ज्यादा मॉडर्न चीजें हैं, जिनके अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, वो वाली कौन सी चीज़ है, वो है स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स सिर्फ उनके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब अगर हम बात करें कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर स्केलेटल मसल्स नहीं होंगे, तो सारी बात है स्केलेटल मसल्स इसलिए नहीं क्योंकि उनके अंदर स्केलेटन ही मौजूद नहीं है, उनके अंदर स्केलेटन जो है वो क्या नहीं है, मौजूद नहीं है। जब स्केलेटन उनके अंदर मौजूद नहीं होगा तो उनको स्केलेटल मसल्स की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि स्केलेटल मसल्स वही होते हैं जो बोन के साथ अटैच हो रहे होते हैं। जब बोन नहीं होगी तो फिर इसकी जरूरत भी नहीं होगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर, कार्डियक मसल्स के अंदर, और जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर जो सर्ट्रिएशन है या स्ट्रिप्स हैं वो किसके अंदर मौजूद होते हैं। तो जो स्मूथ मसल्स हैं, जैसे उसका नाम बता रहा है, वो बिल्कुल स्मूथ होते हैं, उनके अंदर कोई सर्ट्रिएशन वगैरह, कोई भी जो स्ट्रिप है ना वो मौजूद नहीं होता, ठीक है। इनके अंदर बिल्कुल स्ट्रिप्स मौजूद नहीं है। जो कार्डियक मसल्स है ना उनके अंदर स्ट्रिप्स मौजूद होती है, ठीक है। क्या मौजूद होती है, स्ट्रिप्स। इसके अंदर भी जो स्ट्रिप्स हैं वो क्या होंगी, मौजूद होंगी, इसके अंदर भी मौजूद होंगी। अब इसके अलावा जो कार्डियक मसल्स होते हैं ना, इनके जो साइटोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, हमें पता है कि ब्रांच्ड भी होता है, ठीक है। एक तो ये ब्रांच होंगे, दूसरा इनका जो साइटोप्लाज्म है वो जुड़ा होता है। जैसे मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है, ये मतलब उसकी ब्रांचेस बनी है, और उसके बाद ये आगे जो है ना एक नए सेल के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब जब ये नए सेल के साथ कनेक्ट हो रहा है तो सारी बात है इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। जब इसका साइटोप्लाज्म जुड़ा होगा तो ऐसे जो सेल होते हैं ना जिनका साइटोप्लाज्म जुड़ा हुआ होता है उनको कहते हैं सिंथेशियल सेल्स, ठीक है। लेकिन जो कार्डियक सेल्स होते हैं ना उनको ट्रू सिंथेशियल सेल्स नहीं कहते, ठीक है। इसकी मैं एक और एग्जांपल भी दे सकती हूँ। जैसे हमारे पास होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, जो मतलब बोन के सेल्स होते हैं। और मैंने क्या बताया था, ये बहुत सारे मैक्रोफेज से मिलकर बनते हैं, बहुत सारे मैक्रोफेज से मिलकर बनते हैं। तो देखो, एक मैक्रोफेज के अंदर एक न्यूक्लियस, तो बहुत सारे मैक्रोफेज मिलेंगे, तो ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे, ठीक है। और उनका साइटोप्लाज्म भी सारी बातें आपस में कनेक्टेड होगा क्योंकि वो पूरा एक ही सेल बन गया। तो ये जो ना, इसको भी असल में क्या कहते हैं, सिंथेशियल सेल कहते हैं। इसी तरह जो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं ना, उन वो भी क्या होते हैं, वो भी आपस में जो है ना उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। जब वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं तो उनके अंदर भी क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होने की वजह से उनके अंदर भी जो है ना सिंथेशियल सेल्स उनको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखो उनके अंदर जो है वो क्या, बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद है, मतलब बहुत सारे सेल्स के मिलने से बन रहा है। जो बहुत सारे सेल्स के मिलने से बन रहा है उसको क्या कहते हैं, सिंथेशियल सेल। स्मूथ मसल्स की बात करते हैं, इनके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, तो इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं ये, ठीक है। अब इनकी शेप की बात कर लेते हैं, शेप कैसी होती है। स्मूथ मसल्स होते हैं ना उनकी शेप होती है स्पिंडल लाइक, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं मसल्स ये वाले, ठीक है। और अगर इसकी बात करें कार्डियक मसल्स की, इनकी शेप कैसी होती है, तो ये मैंने भी बताया ब्रांच शेप होती है, ठीक है। इसके अलावा हम इसे सिलेंड्रिकल भी कह सकते हैं, मतलब ये जो एक सिलेंडर की शेप में है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे क्या कह सकते हैं कि सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसकी बात करें ना स्मूथ स्केलेटल मसल्स की, तो क्या ये ब्रांच होते हैं, बिल्कुल ब्रांच नहीं होते, ठीक है। इनके अंदर ब्रांच नहीं होती। अगर मैं इसका ये शेप बनाऊँ ना, इसकी शेप इस तरह की होती है, मतलब एक जो है हम कह सकते हैं एक जो बस एक सेगमेंट की तरह से बनी होती है, ठीक है, सिंपल। लेकिन इसके अंदर जो है ना वो क्या है, एक तो इसके अंदर जो है स्ट्रिप्स मौजूद है, दूसरा इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस भी मौजूद है। इसके अंदर भी स्ट्रिप्स भी मौजूद है और इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है लेकिन स्ट्रिप्स जो है वो मौजूद नहीं। अब इसके अलावा बात करते हैं कि कौन कौन से जो है वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, कौन से हमारे कंट्रोल में जो वो नहीं होते, ठीक है। तो उसमें पहले रहते हैं स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स हमें पता है वो इनवॉलंटरी है। अब इनवॉलंटरी क्यों है, पहले तो ये सुनो कि जो स्मूथ मसल्स है वो बना किस चीज़ को रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स को बना रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनको किसने बनाया, उनको बनाया स्मूथ मसल्स ने, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्मूथ मसल्स ने बनाया ब्लड वेसल्स को, ठीक है। इसके अलावा स्मूथ मसल्स क्या बना रहे हैं, जो हमारी गट है, ठीक है। तो गट को बनाने वाला भी कौन है, स्मूथ मसल्स है, ठीक है। इसके अलावा जो यूरिनरी सिस्टम है उसको बनाने वाला भी कौन है, स्मूथ मसल्स है, ठीक है। यहाँ भी क्या आ जाते हैं, यूरिनरी सिस्टम को बनाने वाले। इसके अलावा जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर मायोमेट्रियम आती है, वहाँ पे हर जगह पे जो है हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कौन बना रहा होता है, स्मूथ मसल्स बना रहे होते हैं। कार्डियक मसल्स की बात करें तो वो भी कैसे होते हैं, वो भी इनवॉलंटरी होते हैं। सारी बात है, जो हार्ट बीट है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम नहीं कंट्रोल करते कि भाई हार्ट जो है वो आहिस्ता बीट करे, इस वक्त तेज बीट करे, वो हम नहीं कर रहे, वो बस हमारी बॉडी में खुद ही हो रहा है। तो वो भी क्या इनवॉलंटरी, हमारे इख्तियार में नहीं है, ठीक है। तो ये वाले जो है क्या बना रहे होते हैं, सिंपली ये हार्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। और अगर स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये किसके साथ जुड़े होते हैं, स्केलेटन के साथ जुड़े होते हैं और बॉडी को सपोर्ट दे रहे होते हैं। लेकिन और ये कैसे मसल्स होते हैं, वॉलंटरी
इन्वॉलंटरी मसल्स होते हैं, मतलब हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं, हम इनको खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे मेरे बाइसेप्स के मसल है, मेरी लेग्स के मसल है, कहीं भी मसल्स है उनको मैं खुद कंट्रोल करती हूँ कि इस वक्त मैंने इस तरह मूव करना है, ये करना है, वो करना है, तो उन सारी चीज़ों को मैं खुद मूव करती हूँ। लेकिन ये वॉलंटरी होते हैं, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि इनके अंदर इनवॉलंटरी एक्शन नहीं होता। मतलब बार दफा एक रिफ्लेक्स एक्शन आ रही है, ठीक है, जैसे अगर आपका जो हाथ है वो किसी गर्म चाय को लग जाए, गर्म किसी बर्तन को लग जाए, तो आपके मसल्स खुद ब खुद कंट्रैक्ट करते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, और आप उसको किसी भी तरह से खुद कंट्रोल कर भी नहीं सकते, ठीक है, मतलब आपके कंट्रोल से ही बाहर है वो चीज़। और वो क्या है, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है, वो जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसके अंडर वो क्या हो जाते हैं, ये इनवॉलंटरी हो जाते हैं। वैसे ये कहेंगे वॉलंटरी है, लेकिन उस केस में क्या हो जाते हैं, इनवॉलंटरी हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसे स्केलेटल मसल्स भी होते हैं जो टोटली ही जो है ना इनवॉलंटरी होता है, मतलब वो बिल्कुल भी वॉलंटरी नहीं होते। वैसे मैंने बताया ना ये क्या होते हैं, एक रिफ्लेक्स एक्शन के अंडर इनवॉलंटरी होते हैं, वैसे ये वॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। लेकिन ऐसे भी हैं जो टोटली इनवॉलंटरी है, वो कौन से हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है डायफ्राम, ठीक है। जो डायफ्राम है वो एक एक्सेप्शनल केस है। अब अगर हम टंग की बात करें, उसको सोचें तो क्या वो हमारे कंट्रोल में है? हाँ जी, वो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। तो वो क्या है, वो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि वो इनवॉलंटरी है, वो वॉलंटरी है, ठीक है। और इसके अलावा जो डायफ्राम है, इसके अलावा और कौन से मसल्स हैं जो कि वॉलंटरी नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो आ जाते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। जैसे अब हमारी ब्रीथिंग हो रही है, तो हमारी जो रिब्स हैं, रिब केज है, उसके दरमियान जो मसल्स हैं इंटरकोस्टल मसल्स, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो खुद ही एक्सपेंड रिलैक्स वगैरह कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हमारी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो है इन सारों के अंदर इनवॉलंटरी एक्शन किसी ना किसी हद तक मौजूद है, तो फिर इनको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, ठीक है, तो वो बात कर लेते हैं। तो इसको जो कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, वो स्ट्रेचरी रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब असल में स्ट्रेचरी रिसेप्टर्स के केस में कौन आ जाता है, नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और क्या मतलब नर्वस सिस्टम हमारे पास और तरह के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वगैरह, ठीक है, तो वो भी इसको कंट्रोल कर रहा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर फाइट और फ्लाइट का मैकेनिज्म आता है, ठीक है। तो इसको हम ये कह सकते हैं हमारे ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, स्ट्रेच की बात करी थी मैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स की, तो वो कहाँ पे मौजूद होता है, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो जैसे ही वो ब्लैडर जो है वो फिल होता है ना, उसकी वजह से वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वो फोर्स लगाता है, पुशअप करता है उनको, उसकी वजह से स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, और जो है ना फिर नर्व इम्पल्स जाती है और सारा काम होता है। तो मतलब वो जो इनवॉलंटरी एक्शन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस होता है, खुद ही व खुद ही हो रहा है, हम नहीं कर रहे, ठीक है, हम इसे ये भी कह सकते हैं। और अगर कार्डिक मसल्स की बात करें तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, तो कार्डिक मसल्स हमें पता है एक तो उसे बाज जगह पे जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है हमारा हार्ट। मतलब हमारा हार्ट हमें पता है मायोजेनिक हार्ट है, और जो मायोजेनिक हार्ट है वो अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहा होता है, वो नर्वस सिस्टम की हेल्प नहीं ले रहा होता, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस वो नर्वस सिस्टम की हेल्प ले भी रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा बात कर लेते हैं स्केलेटल मसल्स की। तो जो स्केलेटल मसल्स होता है उसको कौन कंट्रोल करने वाला होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, स्केलेटल मसल को कंट्रोल कर रहा है। अब इनकी स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो ना हाई लो स्पीड की होती हैं, ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे होते हैं। और अगर कार्डिक मसल्स की बात करें तो उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो इंटरमीडिएट होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं मूव कर रहे होते। अच्छा देखो, ये वाले जो मसल्स है ना इनकी फिक्स है, इन्होंने इतनी स्पीड से मूव करना है, ये वाले जो मसल्स है इनकी फिक्स है, इन्होंने लो से मूव करना है। लेकिन ये वाले जो मसल्स है ना इनकी फिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वॉलंटरी है, मतलब हमारे कंट्रोल में है, हम अपनी मर्जी से फैसला करें कि हमने तेज़ मूव करना है या आहिस्ता मूव करना है। तो जब हम ये फैसला कर रहे हैं कि तेज़ मूव करना है या आहिस्ता मूव करना है, तो अगर हम अपने मसल्स को उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा मूव करवा देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो फटीग्ड हो जाएंगे। फटीग्ड होने से मतलब होता है कि उनके अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाना, खलियाँ बढ़ जाना, ठीक है। तो दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में इसे क्या कह सकती हूँ कि जो है ना वो हो जाना, थकान थकान हो जाना, जो दर्द होने लग जाती है, वो मैं इसे कह सकती हूँ स्केलेटल मसल को, ठीक है। तो वैसे अच्छा, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो उनकी जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, स्लो से रैपिड होती है, स्लो भी हो सकती है, रैपिड भी होती है, इसकी बाकायदा एक रेंज है, ठीक है। अब इसकी एक रेंज है, तो अब जारी बात है इसमें फटीग भी आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि फटीग होने का मतलब अब मसल्स गए बस, वो ठीक भी हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा जो है ना अपने आप को टाइम देंगे रिपेयर करने के लिए, ठीक है, अपने आप को ठीक करने के लिए। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल अपने मतलब जितनी उनकी रेंज है वो उतना ही मूव करते हैं, उससे ज़्यादा मूव करते ही नहीं है। लेकिन इसकी जो रेंज है वो क्या, वो ज़्यादा होती है, और हम जो है मतलब उसको कभी ज़्यादा मूव करवाते हैं, कभी ऐसा मूव करवाते हैं, हमारी मर्जी होती है। अच्छा, अब जो हम ना कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स की बात करें, तो जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स है वो इस वक्त मेरे पास है दो, ठीक है। एक है ट्रोपोनिन प्रोटीन, ठीक है। अगर ट्रोपोनिन प्रोटीन की बात करें ना तो वो स्मूथ मसल्स के अंदर बिल्कुल नहीं होती, स्मूथ मसल्स के अंदर नॉट ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन नहीं होती, ठीक है। इसी तरह से अगर कार्डिक मसल्स की बात करें तो कार्डिक मसल्स के अंदर जो ट्रोपोनिन है वो क्या है, मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो उनके अंदर जो ट्रोपोनिन है वो मौजूद है, ठीक है। इन तीनों के अंदर इन दोनों के अंदर जो ट्रोपोनिन मौजूद है, लेकिन स्मूथ मसल्स के अंदर ट्रोपोनिन जो है वो नहीं मौजूद। इसके अलावा एक और हमारे पास प्रोटीन होती है, वो कौन सी
होती है उसको कहते हैं कैलमोडिलिन प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो दोनों मेरे पास कौन सी है, रेगुलेटरी प्रोटीन है। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, इसके अंदर ट्रोपोनिन मौजूद नहीं थी, लेकिन उसकी जगह पे इसमें क्या है, कैलमोडिलिन प्रोटीन। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है वो कैलमोडिलिन नहीं है, इसके अंदर भी कैलमोडिलिन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर उसकी जगह पे ट्रोपोनिन प्रोटीन मौजूद है। अब सार्कोमेर की बात करते हैं, तो जो सार्कोमेर होता है ना वो स्मूथ मसल्स के अंदर जो है मौजूद नहीं होता। क्यों नहीं मौजूद होता, क्योंकि जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, जिसका सार्कोमेर जो होता है ना उसके अंदर टाइटली बाइंडिंग हुई होती है। किसकी बाइंडिंग होती है, एक्टिन और मायोसिन। अब जो हमारे पास है ना, देखो जो हमने भी पढ़ा है स्मूथ मसल्स को, तो उसके अंदर एक प्रोटीन जो थी वो एब्सेंट थी, उसकी जगह पे दूसरी प्रोटीन थी। तो इसीलिए जो सार्कोमेर होता है ना उसके अंदर क्या जरूरी है, टाइट बाइंडिंग जरूरी है, लेकिन इसके अंदर टाइटली बाइंड करने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर सार्कोमेर मौजूद नहीं होता। लेकिन इसके अंदर भी सार्कोमेर होता है, इसके अंदर भी सार्कोमेर मौजूद होता है, ठीक है। उनके थोड़ा बहुत फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, हमें एक तो पता है वो स्केलेटन को मूव वगैरह करवाएंगे, कंट्रैक्ट वगैरह करेंगे, हमारी मर्जी से कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये हीट प्रोडक्शन का काम भी करते हैं। हीट प्रोडक्शन का काम कैसे करते हैं, जब थर्मोजेनेसिस होती है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है, हम कांपते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर कार्डियक मसल्स की बात करें तो वो क्या करवाते हैं, हार्ट को बीट करवाते हैं, ठीक है, हार्ट बीट्स प्रोड्यूस करवाते हैं। और जो अगर स्मूथ मसल्स की बात करें तो उनके अंदर वो कौन सी मूवमेंट करवा रहे होते हैं, विजुअल मूवमेंट्स। विजुअल मूवमेंट से मुराद है मतलब जो गट वगैरह है उसके अंदर अगर मूव कर रही है कोई चीज, जैसे पेरिस्टालसिस होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो पेरिस्टालसिस है ना उसमें भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पेरिस्टालसिस जो है, देखो अभी मैंने बताया था कि हमारे पास स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ मौजूद है, यूरिनरी सिस्टम के अंदर मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, उसमें मैंने बताया कि वहाँ पे भी जो है वो स्मूथ मसल्स मौजूद है। और इसके अलावा मैंने बताया गट के अंदर भी मौजूद है। तो हमने देखा यहाँ पे मैंने बताया क्या होगी, मूवमेंट करवाएंगे, ये विजुअल मूवमेंट्स करवाएंगे। विजुअल मूवमेंट्स में रहती है पेरिस्टालसिस, तो गट के अंदर पेरिस्टालसिस हो, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेरिस्टालसिस होती है, तो हाँ जी होती है, और वो होती है किसके जरिए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जरिए, ठीक है। और इसके अलावा मतलब हम ये कह सकते हैं जेनेटेरिया के अंदर जो है ना वो हो रही होती है, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, दोनों के अंदर जो है वो पेरिस्टालसिस हो रही होती है। और यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर जो सही वाली पेरिस्टालसिस है ना, जो टिपिकल पेरिस्टालसिस है वो नहीं होती, ठीक है। वैसे इसमें भी पेरिस्टालसिस होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने लग जाए तो उसमें फेलोपियन ट्यूब आती है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के किसके अंदर है, फीमेल के अंदर। और इसके अलावा वेस्ट रेफरेंस की बात करें तो वो किसमें, मेल्स के अंदर है, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों ट्यूब्स के अंदर क्या होती है, जो पेरिस्टालसिस है ना वो इन दोनों के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स की, तो जो वेसल्स थी उनको भी कौन बना रहा था, उनको भी बना रही थी स्मूथ मसल्स, लेकिन उनके अंदर भी जो टिपिकल पेरिस्टालसिस है वो नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात मसल्स पे, ठीक है। तो जो मसल होते हैं, अगर एक पूरे मसल्स की बात करें, एंटायर मसल, सारे मसल्स की बात करें, तो उनके इर्द गिर्द जो लेयर होती है ना उसको कहते हैं एपिमाइसियम। अब एपिमाइसियम जो है ना इसको हम किस तरह याद रखेंगे, ई से। तो जो ई है उससे क्या बनता है, एंटायर। जो एंटायर मसल है उसके गिर्द क्या आती है, एपिमाइसियम। एपिमाइसियम के अंदर जो अगली बात है वो क्या चीज आती है, पेरीमाइसियम आती है। और पेरीमाइसियम के बाद जो वो क्या आती है, एंडोमाइसियम आती है। अब अगर हम उसकी बात करें, यूट्रस की बात करें, तो उसमें जो लेयर होती है, जो सबसे आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है, वो पेरीमेट्रियम होती है, मतलब सबसे बाहर पेरीमेट्रियम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पेरीमाइसियम दूसरे नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे पेरीमेट्रियम किस पे, पहले नंबर पे है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स का अगर पूरा एक वो हो, ग्रुप हो, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द जो लेयर है वो कौन सी होती है, वो होती है एपिन्यूरियम, ठीक है। एपिन्यूरियम लेयर होती है वहाँ पे। इसी तरह जो एक हमारे पास मसल बंडल होता है, ठीक है, या मसल जो एक मसल बंडल होती है एक चीज, ठीक है। और एक चीज हमारे पास होती है मसल सेल, ठीक है। मसल सेल होता है और मसल बंडल होता है। मसल सेल को मसल फाइबर भी कह लेते हैं, ठीक है। जो मसल सेल और मसल फाइबर है ना, इसको हम जो अपनी नेकेड आई है ना उससे नहीं देख सकते, ठीक है। इसको हम आम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन अगर मसल बंडल की बात करें ना तो उसको हम आम आंख से भी देख सकते हैं। वो इतना इतना उसका साइज होता है कि मसल बंडल को आराम से जो है ना इजिली अपनी आईज से कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और मसल्स को भी देख सकते हैं और मसल बंडल्स को भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक चीज हो रहती है टेंडन, ठीक है। और टेंडन के अलावा एक चीज होती है लिगामेंट। टेंडन किसका बना होता है, टेंडन बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। इसी तरह जो कार्टिलेज था वो भी किसका बना था, मतलब जो कार्टिलेज है वो भी कनेक्टिव टिश्यू का बना है, जो बोन है वो भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, टेंडन है वो भी कनेक्टिव टिश्यू का बना है, और जो लिगामेंट है वो भी किसका बना है, कनेक्टिव टिश्यू का। सारी चीजें किसकी बनी है, कनेक्टिव टिश्यू की। और किस किस कौन से कनेक्टिव टिश्यू की, इसके अंदर भी कोलेजन है, इसके अंदर भी कोलेजन है, इसमें भी कोलेजन है, और इसमें भी कोलेजन है, ठीक है। लेकिन सारी बातों उनकी मिकदार में फर्क आएगा, ठीक है। तो जो टेंडन है वो भी किसका बना है, कनेक्टिव टिश्यू का बना है। और कनेक्टिव टिश्यू उसके अंदर कौन सा वाला है, उसके अंदर है कोलेजन, ठीक है। कोलेजन उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे मौजूद है। अब जो टेंडन होता है ना वो कैसा होता है और वो किसके दरमियान होता है, तो ये मौजूद होता है बोन के दरमियान, ठीक है। और इसके अलावा मौजूद होता है मसल के दरमियान। और इसको याद करने का तरीका क्या है, BMT, ठीक है। और इसके अलावा BMT जो है वो मतलब क्या बता रहा है कि बोन और मसल के दरमियान क्या मौजूद होता है, टेंडन मौजूद होता है, ठीक है। अब जो टेंडन होता है वो बोन और मसल के दरमियान मौजूद है, मसल के साथ जो है टेंडन जुड़ा हुआ है। अब मसल क्या होता है, मसल के अंदर ये खसूसियत है कि वो कंट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो टेंडन होता है ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अल्टरनेट होते हैं। मसल अगर जो है वो कंट्रैक्ट कर सकते हैं तो जो टेंडन है वो नहीं कर सकता। मसल के अंदर इलास्टिसिटी होती है, टेंडन के अंदर नहीं होती। जो टेंडन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इन इलास्टिक होते हैं टोटल, ठीक है, उनके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद नहीं है। और अगर लिगामेंट की बात करें तो वो भी क्या है, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और वो जो कनेक्टिव टिश्यू
टिश्यू है वो किसके दरमियान है, दो बोन्स के दरमियान, मतलब बोन से जोड़ने वाला कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, वो है लिगामेंट। ठीक है, अब देखो जो बोन को बोन से जोड़ा है, बोन के अंदर खसूसियत नहीं है इलास्टिसिटी की, बोन के अंदर इलास्टिसिटी मौजूद नहीं है, तो फिर किसके अंदर मौजूद है, लिगामेंट के अंदर। लिगामेंट होता है इलास्टिक, ठीक है, लिगामेंट के अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।